हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है VSK यानी कि विद्यासागर कुशवाहा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस द VSK यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे आपको NCERT की क्लास 11th और 12 की सारी क्लासेस धीरे धीरे अवेलेबल करा दी जाएंगी और जिस दिन NCERT ख़त्म हो जाएगा उस दिन से हम लोग आगे UPSC या स्टेट PCS के लिए सारे सब्जेक्ट्स को लाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये चैनल बेसिकली स्टेट PCS और तो और UPSC के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है, मतलब इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो कक्षा 11 की ज्योग्राफी की सीरीज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कक्षा 11 के बच्चों और उन सभी बच्चों के लिए लाभदायक है जो ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि NCERT से क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पूछे जाते हैं। जैसे टीचर्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है ये क्लास, स्टेट PCS की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है और दूसरी UPSC के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कक्षा 11 का जियोग्राफी की ये पहली क्लास। ठीक, अब देखो, जो ये किताब का नाम है, किताब का नाम क्या है? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इस किताब में हमको क्या पढ़ना है? इस किताब में हम लोगों को क्या पढ़ना है? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत को पढ़ना है। ठीक है, और इस किताब में टोटल कितने चैप्टर हैं अगर हम लोग देखें तो चैप्टर पहला क्या है? भूगोल एक विषय के रूप में। इसमें हम लोग बेसिकली भूगोल का परिचय देखेंगे कि भूगोल क्या है, भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, आखिर भूगोल के कितने पार्ट हैं और यहाँ पे जो हम लोग भौतिक भूगोल पढ़ेंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। मतलब कि जो बुक हम लोग अभी कक्षा 11th की NCERT पढ़ने वाले हैं उस पूरी की पूरी बुक का ये परिचय रहेगा, पहला चैप्टर। ठीक है, अब देखिए सेकंड चैप्टर क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। थर्ड चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और फोर्थ चैप्टर है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और कितने चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 5 है भू आकृति प्रक्रियाएं। चैप्टर नंबर 6 है भू आकृतियां तथा उनका विकास। ठीक, क्या है बच्चा? भू आकृतियां तथा उनका विकास। अब चैप्टर नंबर 7 क्या है हमारा? वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। चैप्टर नंबर 8 है सौर विकिरण और उष्मा संतुलन। चैप्टर नंबर 9 है वायुमंडलीय परिसंचरण। चैप्टर नंबर 10 है वायुमंडल में जल। चैप्टर नंबर 11 है विश्व की जलवायु एवं परिवर्तन, विश्व की जलवायु एवं परिवर्तन। चैप्टर नंबर 12 क्या है? महासागरीय जल। चैप्टर नंबर 13 है महासागरीय जल संचलन। चैप्टर नंबर 14 है जैव विविधता एवं संरक्षण। और इसके बाद है महत्वपूर्ण शब्दावली। शब्दावली आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो जरूरी समझा समझा के पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो टोटल कितने चैप्टर हैं हमारे? टोटल हैं 14 चैप्टर। कितने? 14 चैप्टर। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना भूगोल का, जो कक्षा 11वीं NCERT का जो भूगोल है उसका पहला चैप्टर, जो कि है आप लोगों के सामने भूगोल एक विषय के रूप में। क्या है बच्चा? भूगोल एक विषय के रूप में। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये केवल और केवल परिचय है भूगोल का। जो भूगोल का बुक हम अभी पढ़ने वाले हैं ये उसका परिचय है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, भूगोल का परिचय। फिर कल से हम लोगों को पढ़ना रहेगा पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने इस जियोग्राफी के पहले चैप्टर की तरफ। चलिए जी, पहला चैप्टर हमसे ये सवाल करता है कि भूगोल क्या है? भूगोल क्या है? देखो, जिनका बैकग्राउंड है जियोग्राफी में, जो 6 7 8 में थोड़ा अच्छे से पढ़े हैं उनको तो पता होगा। नहीं पता होगा, सैद्धांतिक रूप से नहीं पता होगा, इतना तो पता होगा ना कि जियोग्राफी में हम लोग, भूगोल में हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, इस धरती के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं? धरती के बारे में पढ़ते हैं। तो आप एक बात जान लीजिए, धरती क्या है? हमारा आवास है। हमारा क्या है भैया? तो हमारा घर है। यहाँ पे पृथ्वी पे क्या क्या पाए जाते हैं? पृथ्वी पे पाया जाता है पहाड़, पर्वत, मैदान, पहाड़, पर्वत, मैदान, जल और जलीय निकाय, नदी, झील
और सागर, महासागर, ठीक है। ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका उपयोग हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे पर्यटन के लिए ज़्यादा उपयोग होता है। पहाड़ी क्षेत्र से पत्थरों को तोड़कर हम सीमेंट बनाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र पर घूमने जाया जाता है। मैदानी क्षेत्र की बात करें तो वो कृषि के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि वहीं से ज़्यादा कृषि संसाधन हमें मिलते हैं। मतलब खाद्य संसाधन, गेहूँ, चावल, दाल, सब कुछ हमें कृषि योग्य भूमि से ही मिलती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ है? मैदानी भागों में है। अगर पठार की बात करें, पठार, तो पठार में क्या होता है? हमें खनिज ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, है ना? वनों के संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा पठार से मिलते हैं हमें, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि पृथ्वी की जो परपटी है, ऊपर ऊपर की जो परपटी है, उस पर जितनी भी क्रियाएं होती हैं हमें वो सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं भूगोल में। ए टू जेड सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितनी भी पृथ्वी की भू परपटी पर होता है। अब आप कहेंगे सर कि जो जियोग्राफी होता है, सॉरी, जो जियोग्राफी में हम लोग ज्वालामुखी के बारे में भी पढ़ते हैं, भूकंप के बारे में भी पढ़ते हैं, वो तो परपटी के नीचे होता है। भूकंप तो नीचे ही आती है ना, धरती के नीचे कंपन होता है। आप कहेंगे ज्वालामुखी भी नीचे से निकलती है, तो हम उसको क्यों पढ़ते हैं भूगोल के बारे में? देखिए, भूगोल में हम उन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो पृथ्वी की परपटी पर है, जिसका प्रभाव डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे जीवन में पड़ता है। और तो और पृथ्वी की अंदर होने वाली हम उन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिनका प्रभाव भू परपटी पर दिखता है। तो ज्वालामुखी का प्रभाव दिखता है कि नहीं ऊपर? भूकंप आता है कि नहीं ज्वालामुखी जब फटता है? तो बिल्कुल आता है। इसीलिए हमको ज्वालामुखी भी पढ़ना पड़ता है, इसीलिए हमको भूकंप भी पढ़ने पड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। इधर देखो, भूगोल क्या है? इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क, ठीक। व्हाट इज जियोग्राफी? तो जो पृथ्वी है, यानी कि हमारा क्या है, वो आवास है। इसकी सतह एक समान नहीं है। यहाँ पर्वत भी हैं, मैदान भी हैं, समुद्र भी मिलते हैं। कहने का मतलब कि पृथ्वी की जो सतह है वो एक समान तो है नहीं। अभी हमने बताया, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं पहाड़ी, तो कहीं समुद्र, कहीं झील, ठीक है। यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों की विभिन्नता का अध्ययन है। अब देखो, ये वाली लाइन आपको फंसा सकती है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व, क्योंकि हम ये ध्यान में रख के चल रहे हैं कि आप कक्षा 11 में है तो हमको सारी चीजें बतानी है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे प्राकृतिक तत्व का मतलब क्या है? प्राकृतिक तत्व, और दूसरा क्या था? सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व, एक बात आप जान लीजिए कि जो जो चीजें हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिलती हैं, सॉरी, जो जो चीजें डायरेक्ट हमें प्रकृति से मिलती हैं, जिनका उपयोग हम डायरेक्ट कर लेते हैं बिना किसी उसमें सुधार किए, जैसे कि नदी हो गया भैया, नदी में नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, नदी से खेत से पानी निकालते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट उसका उपयोग करते हैं। नदी, पठार, मैदान, पहाड़, हवा, हवा, ये सारे संसाधन क्या हो गए? हमारे प्राकृतिक संसाधन हो गए, क्योंकि ये वो संसाधन है जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और हम इनका उपयोग डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन। अब देखो, सांस्कृतिक संसाधन क्या होते हैं? सांस्कृतिक तत्व या सांस्कृतिक संसाधन वो होते हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं और लगातार परंपराओं में आने के साथ साथ वो अभी तक चल रहे हैं। तो वो होते हैं हमारे सांस्कृतिक तत्व। जैसे कि पहले हम लोग अलग अलग रहते थे, फिर साथ में समूह बनाया हमने, फिर गांव बनाया हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गांव, फिर शहर, फिर सड़क। तो ये ऐसी चीजें होती हैं, सांस्कृतिक तत्व ऐसे होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं और धीरे धीरे प्रचलन में चलते चलते वो परंपरा में बदल जाते हैं, और बिना उनके एक तरीके से वो हमारी आवश्यकताओं, एक तरीके से वो हमारी आवश्यकता बन जाती है कि उसके बिना कुछ नहीं है, कुछ तो अधूरा अधूरा सा है उसके बिना, ठीक है। तो क्या
रहने के लिए गांव या शहर तो चाहिए ही, जाने आने के लिए सड़क चाहिए, व्यापार के लिए परिवहन चाहिए, सड़क चाहिए हमारे। ठीक है, तो सांस्कृतिक तत्व क्या हो गए, जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। प्राकृतिक तत्व क्या हो गए, जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिलते हैं और उनका यूज हम लोग कर लेते हैं। तो ये आप लोग समझ गए कि यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों की भिन्नता का अध्ययन है भूगोल। ठीक, सरल शब्दों में कहें तो पृथ्वी का वर्णन। अब एक और चीज आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है बच्चा? देखो कि जो भूगोल है, भूगोल एक ग्रीक विद्वान थे। ठीक है, एक ग्रीक विद्वान थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था इरेटोस्थेनीज। ध्यान से नाम पढ़ना, इन लोग का नाम ऐसा होता है ना। देखो, इरेटोस्थेनीज, राइटिंग सुधारने की कोशिश में कर रहा हूँ। ये कहाँ के थे? ग्रीक विद्वान थे। कहाँ के? ग्रीक के थे। तो इन्होंने ही सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने किया था। इन्होंने ना दो वर्ड को मिलाया था। कौन कौन सा वर्ड मिलाया था भैया? पहला शब्द जो इन्होंने मिलाया वो था जियो। दूसरा शब्द जो इन्होंने मिलाया वो था ग्राफोस। ठीक है, अब देखो, जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी वर्णन करना, उसके बारे में बताना। ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। तो इन्होंने दो वर्ड से मिलकर बनाया। कौन सा वर्ड था भैया? जियो प्लस ग्राफोस। अब यही जब दोनों वर्ड मिल गए तो ये क्या बन गया? जियोग्राफी। तो जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का। शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन। यही होता है जियोग्राफी का बेसिक मतलब शाब्दिक अर्थ। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? देखो, जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति इरेटोस्थेनीज ने की थी। इन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया, जो हमने बताया। पहला वह शब्द है जियो, जिसका अर्थ है पृथ्वी। दूसरा शब्द है ग्राफोस, जिसका अर्थ है वर्णन करना। समझ में आ रही है बात ना? जितनी चीजें बोला है मैंने उतना आपको एक चीज लोड नहीं लगने दूंगा, बस भरोसा करके क्लास को पूरा देखो और सपोर्ट बनाए रखो। ठीक है, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। सब्जेक्ट कोई भी पढ़ें, उसके केंद्र में हम लोग किसको रखते हैं? अपने आप को, मानव को रखते हैं केंद्र में। ये नहीं कि हम गाय को केंद्र में रख लेंगे, भैंस को केंद्र में रख लेंगे, नहीं रखेंगे। अगर हमें उनकी इतनी चिंता होती ना तो हम वनों को कभी काटते ही नहीं, घर कभी बनाते ही नहीं। आज जहाँ पे हमारा घर है वहाँ कभी जंगल हुआ करते थे, हजारों लाखों की संख्या में जानवर हुआ करते थे, नहीं है ना? तो कुछ भी रहे, हमको उसको मानव को केंद्र में रख के देखना होता है। हानि हो रही है किसको? मानव को हो रही है, तब वो हानि है ना। अगर मानव को लाभ हो रहा है, जानवरों को हानि हो रही है, तो लोग क्या ही बोले। जानवर को लोग उतना ही बचाते हैं जिनसे मानव का काम चल सके, नहीं तो जानवर को कोई नहीं बचाता। आ जाओ इधर। अब भूगोल है क्या? भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है ये तो आपको पता चल गया। अब बात ये है कि भूगोल है क्या। आप कहोगे सर ये क्या बात है कि भूगोल क्या है? पृथ्वी का अध्ययन है वो है भूगोल? नहीं जी, इधर देखो भूगोल क्या है। भूगोल हमें तीन प्रश्नों का उत्तर देता है। तीन प्रश्नों का। पहली बात देखो, ये क्या हो गया, हैंग करने लगा। तो भूगोल हमें कितने प्रश्न का उत्तर देता है? तीन प्रश्नों। वो प्रश्न कौन कौन से हैं? देखो, हमें कोई भी चीज मिलती है, कुछ भी, ए टू जेड, आप किसी एक चीज का नाम ले लो, किसी एक चीज का। कोई बच्चा खो गया है, कोई आपको वस्तु मिल गई, कोई केमिकल मिल गया, कोई द्रव मिल गया, कुछ भी मिल गया। मैं मान लेता हूँ
कि एक बच्चा खो गया है। ठीक है, बच्चे का पहली बात यहाँ पे पहला प्रश्न क्या रहेगा, क्या है? तो मैं कहूँगा एक बच्चा है, वो खो गया है। अब दूसरा प्रश्न आएगा कहाँ खोया है। तो हम कहेंगे भैया कि वो जो प्रयाग में कुंभ मेला लगता है ना, कुंभ मेला प्रयाग में, प्रयाग में, तो वो वहीं पर खो गया है। तीसरी बात आएगी कि बच्चा कहाँ का है, बच्चा किसका है, बच्चा यहाँ पे आया कैसे, आखिर इतना बड़ा बच्चा खोया कैसे, इसके मम्मी पापा क्या कर रहे थे, उन्होंने इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया। कहने का मतलब ये जो तीसरा प्रश्न होता है वो क्यों होता है, और इस क्यों में सब कुछ आ जाएगा, पूरा का पूरा इसका व्याख्या। कहने का मतलब जो कारक कारण संबंध होता है सब कुछ आ जाएगा, E to Z व्याख्या। ठीक है, अब देखो, अब इसी जगह पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक बच्चा के लिए हमने, दूसरा लेते हैं हम लोग किसी वस्तु का। तो हम यहाँ पे लेते हैं सोना का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा? सोना का। अब क्या मिला हमें? कोई भी वस्तु सोना मिल गया। अब दूसरा प्रश्न ये नहीं उठेगा कि कहाँ से आया क्या हुआ, नहीं, सोना मिला। दूसरा प्रश्न ये उठेगा कहाँ मिला आपको, कहाँ मिला। तो हम कहेंगे कि चलो भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बनारस में मिला, बनारस में मिला। अब तीसरा प्रश्न उठेगा कि बनारस में सोना आया कहाँ से, आखिर। अच्छा ठीक है, मान लो कहीं से नहीं आया, यहीं पे बना, जमीन के अंदर बना, तो कैसे बना, कौन सी ऐसी क्रिया हुई कि वहां पे सोना बन गया? और इतनी बड़ी मात्रा में क्यों बना, क्या कारण था? तो जो सारी चीजें उसकी व्याख्या होंगी ना, ये जो उसकी व्याख्या होगी वो हम लोग क्यों में पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आ गया ना कि जियोग्राफी हमें तीन प्रश्नों का उत्तर देता है। क्या क्या? पहला प्रश्न क्या है, क्या, दूसरा कहाँ, तीसरा क्यों। हमने दो एग्जाम्पल देके आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ कि समझ पाओगे। ना समझोगे तो समझ लेना, जैसे मेरे भैया मुझे कूटते थे ना बचपन में, वैसे कूटूंगा सबको। ठीक है, चलो, पहला प्रश्न क्या है, क्या। दूसरा दूसरा प्रश्न क्या है, कहाँ। तीसरा प्रश्न क्या है, क्यों। अब देखो यहाँ पे क्या लिया है कि जो क्या होता है ना, ये कोई तत्व होता है। कुछ भी होगा तो तत्व, पानी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, लड़का हो, बच्चा हो, कुछ भी एक तत्व ही तो होगा। कहाँ का मतलब स्थान, और क्यों का मतलब व्याख्या। इतनी अच्छी अच्छी चीजें समझाया हूँ, दिमाग में एकदम बिठा लेना यार, इसको रिवाइज कर लेना। और जो चीजें मैं बोल रहा हूँ बच्चा, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ और जो चीजें मैं लिख रहा हूँ, उसको पूरा आपको नोट करते हुए चलना है। क्लास को देख कर अगर नेक्स्ट करके निकल गए ना, तो फिर वो जिंदगी भर नेक्स्ट ही रहेगा। इधर आओ। तो पहला प्रश्न क्या है, क्या। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान करना। ये देखो, पहचान, यानी कि क्या है ये पीला वस्तु क्या है, सोना है ना। तो ये तत्व रहेगा, हमेशा क्या होता है, तत्व। तो पहला क्या करता है, वो पहचान बताता है। कहाँ, ये स्थान बताता है। भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों के वितरण, कि ये कहाँ से मिला, कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो वितरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करना, ये कहाँ बताता है हमें। क्यों, क्यों का पूरा मैंने बताया था आपको, कार्य कारण संबंध, इसमें पूरी की पूरी व्याख्या आ जाएगी। जो भी वस्तु रहेगा, तत्व रहेगा, उसकी पूरी की पूरी व्याख्या। ठीक है, जहां तक आप सोच सकते हो। चलो जी, आगे हमारा आता है समाकलित विषय के रूप में। तो यहाँ पे हम उन सब्जेक्ट्स को देखते हैं जहाँ पे जियोग्राफी अलग अलग सब्जेक्ट को ओवरलैप करता है। जैसे कि एक एग्जांपल समझ लीजिए, बेसिक से आप इसको ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कृषि, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं व्यापार, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं अ, परिवहन। ये सारे टॉपिक हम लोग यहाँ भी पढ़ते हैं, जियोग्राफी में पढ़ते हैं। तो ऐसे जो जो सब्जेक्ट हैं जिनसे कि ये ओवरलैप होता है, इसी को इनका बोलते हैं आपस में संबंध। सामाजिक विज्ञान के कुछ टॉपिक हैं जो जियोग्राफी से ओवरलैप करते हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, पर्यावरण के हैं,
तो इन सबको हम बोलते थे कि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, और कुछ नहीं, इतिहास से भी ये कनेक्ट होता है। अब देखो, जियोग्राफी पढ़ने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके, दोनों तरीकों को पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया नेक्स्ट, देखो, भूगोल को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है, पहला ये होता है हम किसी एक चीज को उठा लें। जैसे में कि भूगोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कृषि पढ़ते हैं, जलवायु पढ़ते हैं, पर्वत पढ़ते हैं, पठार पढ़ते हैं, मैदान पढ़ते हैं, नदी पढ़ते हैं, झील पढ़ते हैं, सागर पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। तो जो पहला है ना, ये कहता है किसी एक चीज को उठा लो, किसी भी एक, जैसे कि जलवायु में उठा लेता हूँ सर, क्या उठाता हूँ, जलवायु। तो अभी जब जलवायु आपने उठा लिया है, तो इसको आपके पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। कहने का मतलब कि अब जलवायु सिर्फ ये नहीं देखना कि भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व की जलवायु आपको पढ़नी पड़ेगी, पूरे विश्व की, किसी एक क्षेत्र की नहीं, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है कोई भी एक विषय उठाइए और उस विषय का पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन कीजिए, ठीक। तो जो ये प्रक्रिया है, इसकी खोज किसने की, मतलब कि इस संकल्पना को दिया किसने, तो वो थे अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये कि हम किसी एक क्षेत्र को पकड़ लें और उसकी सारी चीजों का अध्ययन करें। जैसे कि ये देखो, ये आप लोग पहचान पाते हो ये कौन सा क्षेत्र है, ये मेरा पेन कहीं कहीं पतला हो जा रहा है, कहीं कहीं मोटा हो जा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या। जैसे कि एक क्षेत्र में हम लोग किसको मान लिए, भारत। तो ये जो भारत है हमारा, हम किसी एक क्षेत्र को पकड़ेंगे पूरे विश्व में, भारत को पकड़ेंगे और भारत के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, भारत का परिवहन पढ़ेंगे, भारत का व्यापार पढ़ेंगे, भारत की कृषि व्यवस्था पढ़ेंगे, भारत में आ, कैसी वेशभूषा है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और भारत के जो पर्वत पठार मैदान है ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं ये पढ़ेंगे, भारत के संसाधन क्या क्या है ये पढ़ेंगे, सब कुछ। कहने का मतलब अगर हम किसी एक चीज़ को पकड़ के, सॉरी, एक क्षेत्र को पकड़ के उसकी सारी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे जियोग्राफी को केंद्र में रखकर, तो वो हमारा एक तरीके से हो जाता है क्षेत्रीय। और पूरे विश्व का क्या होता है कि किसी एक विषय को, सिर्फ एक विषय को उठाएंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, विश्व के परिप्रेक्ष्य में पूरा पूरा पढ़ेंगे, और वो होता है हमारा वैश्विक। तो ये जो क्षेत्रीय वाली परिकल्पना थी, इसको किसने दिया था, कार्ल रिटर ने। किसने दिया था बालक, कार्ल रिटर ने, कार्ल रिटर ने। देखो, अपना सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है, सपोर्ट छोड़ना मत। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम बढ़िया सपोर्ट दो। कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। देखो, विषय वस्तुगत मतलब किसी एक विषय को उठाना और पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना, ठीक है। इसी को कहते हैं विषय वस्तुगत, यानी कि सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में ये होता है ना, कोई एक चीज उठाओ, सिस्टम से चलो, बारी बारी से कोई एक चीज उठाओ और पहले उसको पूरा कंप्लीट कर लो, तब दूसरी चीज उठाओ, ठीक है। तो इसके प्रवर्तक कौन है, अलेक्जेंडर वाल हमबोल्ट, ठीक। विश्व स्तर पर किसी एक तथ्य, ये बात ध्यान देखना, वो दो दो तीन तीन बार समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना, कि विश्व स्तर पर किसी एक तथ्य का अध्ययन ये होता है। जैसे कि इसका उदाहरण हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति, मतलब प्राकृतिक वनस्पति ले लिए हैं, तो पहले उसको पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम कोई नया टॉपिक उठाएंगे, जलवायु या कुछ भी, है ना। यह सामान्य भूगोल का उपागम है। अब देखो, प्रादेशिक यानी कि क्षेत्रीय, यानी कि रीजनल, ये इसको किसने दिया था, कार्ल रेटर ने।
इसमें क्या है, विश्व को विभिन्न प्रदेशों में बांट दिया जाता है, उसमें से बारी बारी से एक एक क्षेत्र को उठाते हैं, जैसे हमने भारत बनाया था। तो बांट कर एक एक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, एक एक क्षेत्र का संपूर्ण अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसको देने वाले कौन थे, कार्ल रीडर। बच्चा नोट्स अच्छे से तैयार करना, नोट्स में गड़बड़ी ना हो पावे, ठीक है। अगर और अच्छे से बताना होगा तो जरूर कमेंट करना। मैं ये सारी चीज़ें जो टाइप करके ला रहा हूँ ना, मैं इसको लिख के भी आपको नोट्स को नोट करा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कराऊंगा। ठीक, आप कक्षा 11 को हो, मुझे पता है, मैं ये नहीं कर रहा कि आप बहुत यूपीएससी के बच्चे हो, ठीक है। हालांकि ये क्लास उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल। चलो भाई, अब आ गया, अच्छा, अब आ गया हमारा नया चीज, भूगोल के प्रकार। हम लोग भूगोल को मेन दो प्रकार में बांट कर पढ़ेंगे। कितने, दो। भूगोल के, भूगोल के प्रकार। अच्छा, जब ये व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा होगा ना, तो ये मेरा फेस थोड़ा ब्लर हो जाता है ना, ये ब्लर हो जा रहा है ये सब, तो थोड़ा सा मेंटेन कर लेना, ठीक है। भूगोल के प्रकार हम लोग भूगोल को दो भागों में बांट के देखेंगे। एक को बोलते हैं भौतिक भूगोल। क्या बोलते हैं बालक, भौतिक भूगोल। दूसरा क्या होता है, मानव भूगोल। अब देखो, जितनी भी चीजें जियोग्राफी में मानव से रिलेटेड है, हमको उसको पढ़ना है मानव भूगोल में। जैसे कृषि कौन करता है, मानव करता है, कृषि। व्यापार कौन करता है, मानव करता है। परिवहन का इस्तेमाल कौन करता है, मानव करता है, परिवहन, ठीक है बच्चा। सिंचाई कौन करता है, मानव करता है। तो वे सभी क्रियाकलाप जो मानव के द्वारा होती हैं, जो मानव करता है, उससे हम लोग मानव भूगोल में पढ़ते हैं। और भौतिक भूगोल में क्या पढ़ते हैं, जो पृथ्वी की भौतिक विशेषताएं हैं उनके बारे में। अच्छा, भौतिक विशेषताएं, भौतिक का मतलब क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। और भौतिक भूगोल में क्या है, पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, नदी, झील, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं भौतिक भूगोल में। भौतिक भूगोल में चार प्रकार होते हैं। कितने, चार। पहला कौन होता है, रुक जाइए थोड़ा कलर चेंज कर लें। पहला होता है हमारा भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, इसमें हम क्या पढ़ते हैं बच्चा, इस भू आकृति विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो पृथ्वी की परपटी पे रहता है चीजें ना, जल वाले को छोड़ के, क्योंकि जलीय निकाय भी आएगा आगे। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं पर्वत को, इसमें हम लोग पढ़ते हैं पठार को, इसमें हम लोग पढ़ते हैं मैदान को, ठीक है भाई। अब देखो, दूसरा कौन सा है, समुद्र विज्ञान। दूसरा है जलवायु विज्ञान, मिस हो गया, उसको अगले में लिख देंगे। समुद्र विज्ञान, इसमें हम लोग पढ़ते हैं जलीय निकायों के बारे में, जैसे कि नदी, सागर, झील, महासागर, ठीक है। झील, महासागर, इन सब के बारे में हम लोग समुद्र विज्ञान में पढ़ते हैं। थर्ड क्या है बच्चा हमारा, जलवायु विज्ञान। और ये सब, ये सब सिर्फ अभी परिचय चल रहा है। ये भौतिक भूगोल अभी हम लोग को पढ़ना है, कम से कम 20 दिन, 20 दिन पढ़ना है कम से कम, ठीक है। जलवायु विज्ञान तीसरा है। जलवायु विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चा, तो जलवायु विज्ञान में हमें पढ़ना है कि मौसम क्या होता है, तापमान क्या होता है, जलवायु क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। चौथा क्या होता है, चौथा है मृदा भूगोल। इसी में हम लोग देखते हैं कि मिट्टी के प्रकार क्या होते हैं, मिट्टी के प्रकार,
और कौन कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा आके कृषि में जाके ओवरलैप करता है, क्योंकि मिट्टी है तो कृषि से वो टच होगा ही हो। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज़ देखा। देखो, भूगोल के मैंने दो टाइप्स बताए थे, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो इसमें पहला वाला हो गया भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल की शाखाएं मैंने चार बताई। पहला भूआकृति विज्ञान मैंने बताया, दूसरा जलवायु विज्ञान बताया, तीसरा जल विज्ञान यानी कि समुद्र विज्ञान बताया, चौथा मृदा भूगोल। ठीक, देखो अब भू आकृति विज्ञान में क्या पढ़ना होता है। भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी की आकृतियों और उनके विकास का अध्ययन, मतलब पर्वत पठार मैदान। ठीक, इन सभी के बारे में पढ़ना है। जलवायु विज्ञान में क्या पढ़ना है हमको, वायुमंडल के बारे में पढ़ना है, मौसम और जलवायु के तत्वों का अध्ययन करना है, तापमान वगैरह का। ठीक है, जलवायु विज्ञान में जलीय निकायों का, समुद्र, नदियों और झीलों का अध्ययन करना है। देखो बच्चा, सब कुछ मैं समझा चुका हूँ। नोट्स बनाने के लिए पॉज करके अपने नोट्स अच्छे से तैयार करना है। ठीक, मृदा भूगोल में क्या होता है, सॉइल। ठीक है, सॉइल ज्योग्राफी में क्या होता है कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, कौन सी मिट्टी ज़्यादा किस फसल के लिए ज़्यादा उर्वर है, कितने प्रकार होते हैं इन मिट्टियों के, ये सब पढ़ना है। ठीक, आगे आता है हमारा मानव भूगोल, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। मानव भूगोल में जो जो सारी चीज़ें आती हैं, समाज और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन, ये सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल है। जनसंख्या में क्या हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या वितरण और ग्रामीण नगरीय बस्तियां, मतलब कि गांव में कम जनसंख्या होते हैं, शहर में नगर में ज़्यादा जनसंख्या होती है। आर्थिक भूगोल में को व्यापार, परिवहन, कृषि वगैरह सारे पढ़ने हैं। देखो, कृषि, व्यापार, परिवहन, उद्योग, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। राजनीतिक भूगोल में हमको क्या पढ़ना है, सीमाओं और निर्वाचन क्षेत्रों का विश्लेषण। ठीक है बच्चा, आगे हमारा आता है जीव भूगोल। जीव भूगोल क्या है हमारा, देखो, पादप भूगोल मतलब कि जो वनस्पति विज्ञान होता है, इसकी भी कुछ टॉपिक्स हमको इसी में पढ़ने हैं। प्रकृति वनस्पति का विवरण, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति का विवरण। प्राणी भूगोल में पशुओं के निवास क्षेत्र की विशेषताएं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पारिस्थितिकी, ये तो इकोलॉजी और पर्यावरण, ये तो पूरा पूरा एक अलग ही सब्जेक्ट है जो जियोग्राफी से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो प्रजातियों के निवास का वैज्ञानिक अध्ययन और प्रदूषण और संरक्षण संबंधी चिंताएं। अब देखो, भौतिक भूगोल का महत्व क्या है। बच्चा, भूगोल वो चीज है जो ना रहे तो विकास ही संभव नहीं है। जिसका ज्ञान न रहे हमें, तो देश का विकास ही संभव नहीं है। देखो, सतत विकास, सतत का मतलब होता है बच्चा लगातार। सतत का मतलब होता है, सतत का मतलब होता है लगातार। लगातार विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान आवश्यक। क्यों भाई, क्यों आवश्यक है। अगर हम पर्वत का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम कैसे जानेंगे कि नदियाँ कहाँ से आ रही हैं, जो नदियों का स्रोत हो रहा है। अगर हमें उसका ज्ञान नहीं रहेगा तो उसका लाभ हम कैसे उठा पाएंगे, पर्यटन स्थल वहाँ पे कैसे बना पाएंगे। पठार का हमको ज्ञान नहीं रहेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कौन कौन से खनिज हैं, वहाँ पे कौन कौन से वनों के भंडार हैं, कौन सी लकड़ी ज़्यादा कीमती है, कौन से ऐसे वहाँ पे ट्राइब्स बसे हैं जिनकी कोई भी व्यवहार या कह सकते हैं कि उनका कोई भी ऐसा कृत्य जो हमारे लिए लाभदायक होगा, कैसे हम पता लगाएंगे। अगर हमें मैदानों का ज्ञान नहीं होगा, मैदान मतलब जहाँ पे कृषि वाली क्षेत्र होती है, जो समतल भूमि होती है, अगर उसका हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे कि वहाँ पे कौन सी मिट्टी है, वहाँ पे कौन सा फसल ज़्यादा अच्छे से होगा, ज़्यादा अच्छा उपजाऊ हुआ, कौन सी मिट्टी सर्वश्रेष्ठ है। समुद्र, अगर हमें समुद्रों का ज्ञान नहीं होगा तो हमें, समुद्र एक तरीके से वो निकाय है जो बहुत बड़ी मात्रा में भोजन के तत्व हमें प्रदान करता है, जैसे मछली वगैरह हो गया। ठीक है, तो अगर हमें समुद्र का ही ज्ञान नहीं रहेगा तो हम भोजन और खनिजों का कैसे, इतनी बड़ी निकाय को हम कैसे इग्नोर कर देते, ये बताओ। जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिखाया गया है, कृषि का आधार क्या है भैया, मैदान है। खनिज संपदा का आधार क्या है, पठार है। और जल एवं पर्यटन, इसका आधार क्या है, पर्वत, क्योंकि पर्वत से ही तो नदियां निकलती हैं, वहीं से तो जल आता है सारा, गंगा जी, यमुना जी, सभी लोगों का। और पर्यटन तो वहीं पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ का मौसम की बात ही अलग है। और ये कुछ शॉर्ट पॉइंट हैं जो आपने अब तक नोट्स बनाए हैं ना, इसको थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट पॉइंट है, ये आपको पता रहेगा ना तो डेफिनेशन खुद से बना लोगे। देखो, जियोग्राफी की परिभाषा क्या है, पृथ्वी की क्षेत्रीय भिन्नता और कार्य कारण संबंधों का अध्ययन ही भूगोल है। ठीक है, प्रकृति यानी कि समकलित यानी इंटीग्रेटेड,
अनुभाविक और व्यवहारिक। जैसे भूगोल की जो प्रकृति होती है तो क्या है, संकलित, अनुभाविक और व्यवहारिक है। ठीक है। उपागम क्रमबद्ध और प्रादेशिक, मतलब कि उपागम का मतलब इसको हम किस तरीके से देखते हैं, तो दो तरीके से, एक वैश्विक एक प्रादेशिक, जो हमने पीछे पढ़ा। आधुनिकता की बात करें तो जीआईएस और जीपीएस, ये दो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं जो कि हम उपग्रह की सहायता से पृथ्वी के सारे लोकेशन अच्छे से देख सकते हैं, उसको मैप और मेजर कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीक, मतलब ये जो है ये रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है दूर स्थित, जो दूर से सेंस कर लेती हैं। ठीक है, मतलब उपग्रह तो आसमान में है, दूर है ना, तो इसीलिए जैसे तकनीकों का समावेश। बिना कुछ कहे ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। ये वही चीजें हैं जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट में दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लेंगे, आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो हम लोग आगे लेकर आएंगे एक बहुत ही बेहतरीन सी क्लास, क्योंकि ये तो केवल परिचय था ना, इसको हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना था। असली ज्योग्राफी तो कल से स्टार्ट हो गया बच्चा। कल है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उसका विकास। उसमें है चीजें एकदम समझने वाली बढ़िया बढ़िया। बिग बैंग थ्योरी, आरंभिक थ्योरियां, तारे कैसे हैं, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये पृथ्वी कैसे बनी, आखिर बिग बैंग थ्योरी है क्या, जिसको सभी लोग मानते हैं, द्वैतारक परिकल्पना क्या है, ये सारी चीज हम लोग को पढ़ना है कल। आखिर एक चीज आपको बता दूं, पहले एक होता है सिंगुलरिटी, इतनी छोटा सा बिंदु, आखिर इस छोटे से बॉल से पूरी दुनिया कैसे बन गई। पहले तो कुछ नहीं था, ना हम थे ना आप थे ना कोई, है ना। तो इतने छोटे से बाल से आखिर इतनी बड़ी दुनिया बनी कैसे। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे कल। अभी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमें सपोर्ट करो, क्योंकि अभी हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। बाकी मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय। मोड डिप्रेशन एंड, अरे कहाँ चले गए।